तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम आज जियो स्टार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मूवी भविष्य में होने वाली प्राकृतिक मुसीबतों के बारे में है, जहां भविष्य में दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों ने नेचर से खिलवाड़ किया है, जिससे नेचर अब गुस्सा हो गया है। इसलिए नेचर अब इंसानों को खत्म करने के लिए भूकंप और साइक्लोन लाकर इंसानों को खत्म करना चाहती है। तो नेचर का गुस्सा देखते हुए इंसानों ने कैसे धरती के ऊपर स्पेस स्टेशन बनाया ताकि नेचर के गुस्से को कंट्रोल किया जा सके। पर कोई इंसानों के बीच एक इंसान स्पेस स्टेशन को तबाह करना चाहता है, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा और क्या नेचर को गुस्से को इंसान कंट्रोल कर पाएंगे? आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आवाज को सुनते हैं जो हमसे कह रही होती है कहीं से इंसानों ने नेचर को हद से ज्यादा यूज किया, जिससे नेचर अब गुस्सा हो गया है। इसलिए नेचर बाढ़, सुखाड़ और भूकंप ला रही है ताकि वो इंसानों का वजूद मिटा सके। पर समय रहता इंसानों ने नेचर के गुस्से को देखते हुए साथ मिलकर कई देशों के साथ एक स्पेस स्टेशन बनाया ताकि नेचर के गुस्से को शांत किया जा सके, और उसमें वे सफल भी रहे। और उस स्पेस स्टेशन का नाम उन्होंने डच बॉय रखा। वो डच बॉय जिसने अपनी एक अंगुली की मदद से एक डैम को रोका था। इसके आगे आवाज बंद हो जाती है। फिर हम जैक लॉसन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में आया होता है, और ये वही आदमी होता है जिसने डच बॉय को बनाया है, और उसी के बारे में बात करने के लिए वो मीटिंग में आया होता है। मीटिंग में पहुंचने के बाद वो सेनेटर से मिलता है जो कि वहाँ का हेड होता है। मीटिंग में सेनेटर जैक को बताते हैं कि कल डच बॉय के दुनिया के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए आपको अपने लोगों को कम करना होगा ताकि दुनिया भर के देश अपने अपने आदमी डच बॉय पर भेज सके। पर यहाँ पर जैक मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने लोगों को कम नहीं करूंगा क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। और यहीं पर जैक और सेनेटर के बीच में बहसबाजी हो जाती है, जिससे वहाँ पर मैक्स जो कि जैक का भाई होता है वो जैक को इशारों में चुप रहने के लिए कहता है। तो मैक्स की बात मानते हुए जैक चुप हो जाता है और मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगता है। और मीटिंग के खत्म होते ही वो दोनों बाहर मिलते हैं। बाहर मिलते ही मैक्स जैक पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी सेनेटर से इस तरह से बात करने की, तुम्हें उनकी बातों को शांति से सुनना चाहिए था। तो मैक्स की बात सुनने के बाद जैक मैक्स से कहता है तुम शांत हो जाओ, मैंने उनसे क्या गलत कहा? वो मेरे लोगों को निकालना चाहते थे, उनकी गलती के बिना तो मैं और क्या करता? तो जैक की बात समझने के बाद मैक्स शांत हो जाता है और जैक से कहता है कि पिछले हफ्ते सेनेटर ने मुझे डच बॉय का इंचार्ज बना दिया है और उन्होंने ही मुझे डच बॉय से तुम्हें निकालने के लिए कहा है और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जिस पर जैक मैक्स के लिए खुश होता है और उसे कांग्रेस कहता है। इसके आगे हम 3 साल बाद यूएन देश के आर्मी को देखते हैं जो कि अफगानिस्तान के रेगिस्तान में आए होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा गाँव बर्फ में जमा हुआ है। गाँव की ऐसी हालत देखकर आर्मी चिंता में पड़ जाती है। इसके आगे हम मैक्स को देखते हैं जो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आया होता है, और वहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड होती है और मैक्स की मंगेतर होती है। और मैक्स उससे जल्दी ही शादी करने वाला होता है। सारा से मिलने के बाद मैक्स सारा से बात करने लगता है, पर ड्यूटी पर होने के कारण सारा उसे ज्यादा बात नहीं करती, और वो जिस काम के लिए आया होता है सारा उसे वो काम करने के लिए कहती है। सारा के इस तरह से कहने पर मैक्स प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद वो सारे लोगों को दिखता है जो आपस में प्रेसिडेंट से अफगानिस्तान के गाँव के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे हम इस समस्या से बाहर निकले। पर उनमें से कोई भी इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता, इसलिए वो इस बारे में प्रेसिडेंट को कुछ भी सुझाव नहीं दे पाते। तभी वहाँ लोगों को इस तरह परेशान होता हुआ देखकर मैक्स प्रेसिडेंट से कहता है कि जो भी अफगानिस्तान में हुआ वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या की वजह है डच बॉय। उसमें कुछ खराबी हुई है, इसी की वजह से अफगानिस्तान का यह हाल हुआ है। इसे हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इसे ठीक करने के लिए हमें एक आदमी की जरूरत है जो यहाँ से ऊपर जाए और सिर्फ हमारे लिए काम करे और इसे ठीक कर सके। तो मैक्स की बात समझने के बाद प्रेसिडेंट मैक्स से कहता है कि हमें अगले हफ्ते डच बॉय को इंटरनेशनल के हवाले करना होगा और हम उन्हें डैमेज डच बॉय नहीं दे सकते। इसलिए मैक्स तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, तुम अपना आदमी भेजना चाहते हो तुम अपना आदमी भेजो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द डच बॉय ठीक चाहिए ताकि मैं उसे इंटरनेशनल को सौंप सकूं। प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद मैक्स मीटिंग से बाहर जा रहा होता है, तभी उसे हैरिस मिलता है जो कि उसका बॉस होता है, और ये वही आदमी होता है जिसने मैक्स को डच बॉय का इंचार्ज बनाया होता है। और जैक को भी इसी ने ही डच बॉय बनाने के लिए कहा था। और हैरिस एक पॉलिटिशियन है जो प्रेसिडेंट के साथ रहता है, और वो प्रेसिडेंट का एक खास आदमी है। वो जब मैक्स से मिलता है तो मैक्स को अपने भाई जैक को डच बॉय में भेजने के लिए कहता है, पर मैक्स हैरिस को मना कर देता है और कहता है कि वो अब डच बॉय में जाने के लिए नहीं मानेगा। पर हैरिस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ वो जरूर जाएगा, तुम कहकर तो देखो, मैं कभी गलत नहीं होता। देखो मैक्स, मुझे लगता था कि तुम एक काबिल इंचार्ज बनोगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाया, और मुझे लगा कि तुम्हारा भाई जैक डच बॉय बना सकता है, तो मैंने उसे वहाँ पर मौका दिया और उसने डच बॉय को बनाया भी। और अब मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जैक इस मिशन के लिए बिल्कुल सही आदमी है, तुम मेरी बात मानो, मैं कभी गलत नहीं हुआ। तो हैरिस की इन सब बातों को सुनकर मैक्स सोच में पड़ जाता है और जैक को मिशन में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके आगे हम डच बॉय पर देखते हैं
जहाँ पर फेसबिंडर होती है और वो इस डच बॉय को कंट्रोल करती है। और वो इस समय अफगानिस्तान के सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए डच बॉय में लाती है। सैटेलाइट को डच बॉय में लाने के बाद वहाँ पर कुछ इंजीनियर आते हैं। सैटेलाइट के पास जाने के बाद एक इंजीनियर उन सभी इंजीनियर से कहता है कि मैं इस सैटेलाइट को देख लूंगा, आप लोग दूसरे सैटेलाइट को रिपेयर करिए। तो उस इंजीनियर की बात मानकर दूसरे इंजीनियर वहाँ से चले जाते हैं। सारे इंजीनियर के जाने के बाद वो इंजीनियर उस सैटेलाइट से सारी जानकारी अपने एक डिवाइस में निकाल लेता है। सारी जानकारी निकालने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस डिवाइस को अपने लॉकर में रख देता है। पर उस लॉकर में रखते हुए रे नाम का एक आदमी उसे देख लेता है, पर वो इंजीनियर रे को नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। कुछ आगे जाने के बाद इंजीनियर एक रूम में बंद हो जाता है। रूम में बंद हो जाने के बाद वो जैसे ही गेट को खोलने के लिए जाने लगता है, उससे पहले ही रूम के दरवाजे खुल जाते हैं और वो स्पेस में चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके आगे हम मैक्स को देखते हैं जो जैक से मिलने आया होता है, पर वहाँ पर वो हैना से मिलता है जो कि जैक की बेटी होती है। हैना से मिलने के बाद वो उससे हंसी मजाक करने लगता है, पर तभी वहाँ पर जैक आता है और मैक्स से आने की वजह पूछने लगता है। तो जैक के पूछने पर मैक्स जैक से कहता है कि तुम्हारे बनाए गए डच बॉय में कुछ दिक्कत है और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जो हादसे हुए उसकी वजह डच बॉय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऊपर जाओ और डच बॉय में क्या खराबी है उसका पता लगाओ और फिर उसे ठीक करो और फिर हमें नीचे रिपोर्ट करना और उसके बाद तुम डच बॉय को ठीक कर देना। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और फिर तुम नीचे आ सकते हो। और एक बात और, ये मिशन सीक्रेट है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मुझे रिपोर्ट करना है, तुम किसी को बता नहीं सकते। तो मैक्स के इतना कहने पर जैक थोड़े समय के लिए सोचता है और फिर मान जाता है, पर एक शर्त पर कि मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, जिस पर मैक्स भी मान जाता है। इसके आगे हम चैंग को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होता है और वो इस समय चाइना के हांगकांग शहर में है और वो इस समय मैक्स के लिए एक मैसेज छोड़ता है। मैसेज छोड़ने के बाद वो हांगकांग के शहर में मार्केट से खाने पीने का सामान लाने जाता है। सामान लेने के बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी वहाँ पर चैंग देखता है कि सड़क टूट रही है और उसमें से आग का गोला निकल रहा है जो पूरे शहर में फैलता जा रहा है। इसलिए चैंग जल्दी से वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो गाड़ी से देखता है कि आग के गोले सड़क को तोड़ते हुए सड़क से निकल रहा है और पूरे शहर को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। शहर को इस तरह तबाह होता हुआ देखकर चैंग मुश्किल से अपनी जान बचाता हुआ उस शहर से निकल जाता है। शहर से निकलते ही सब शांत हो जाता है और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। शहर से निकलते ही वो देखता है कि सारा शहर तबाह हो चुका है। इसके आगे हम जैक को देखते हैं जो अपनी बेटी हना को अपनी माँ के पास भेज रहा होता है। तभी वहाँ पर हना जैक से पूछती है कि कल हांगकांग में क्या हुआ, पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया। तो जैक हना को समझाता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, पर तभी हना जैक से पूछती है कि क्या आप स्पेस में जा रहे हैं। तो हना को जैक सारी बात समझाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी से डच बॉय को ठीक करके यहाँ पर आ जाऊंगा और यह मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तो जैक के समझाने पर हना मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। हना के जाने के बाद जैक स्पेसशिप में बैठकर डच बॉय के लिए निकल जाता है। कुछ समय सफर करने के बाद जैक डच बॉय में पहुंच जाता है। डच बॉय में पहुंचते ही जैक की मुलाकात फेसबिंडर से होती है। फेसबिंडर से मिलते ही जैक उसके साथ डच बॉय में घूमने लगता है। डच बॉय में घूमते समय जैक को डच बॉय की जगह खराब मिलती है, इसलिए जैक फेसबिंडर से उस जगह को ठीक करने के लिए कहता है और उसी समय वो दोनों अपना परिचय देते हैं, जिसे जैक समझ आता है कि फेसबिंडर ही डच बॉय की इंचार्ज है। फेसबिंडर से अपना परिचय देने के बाद जैक बाकी सारे लोगों से मिलता है। उन सभी लोगों से मिलने के बाद वो सभी एक दूसरे को अपने परिचय देते हैं। परिचय में वो सभी अपने बारे में बताने लगते हैं, जिसमें अडीसा अपना नाम और अपने काम के बारे में बताती है कि मैं एक स्ट्रक्चरर हूँ। अडीसा के बाद डंकन आता है और वो अपना नाम और अपने काम के बारे में बताता है, जिसमें वो कहता है कि मैं यहाँ के सिस्टम को कंट्रोल करता हूँ। डंकन के बाद आता है हैरी जो अपना नाम और अपने काम के बारे में बताता है, जिसमें वो कहता है कि मैं एक रोबोटिक्स हूँ। इसके बाद आता है रे जो अपना नाम बताता है और अपने काम के बारे में बताता है कि मैं यहाँ के सारे सिक्योरिटी को संभालता हूँ। सभी से परिचय करने के बाद जैक सबको अपने बारे में बताता है कि मैं वो जैक लॉसन हूँ जिसने पूरा डच बॉय बनाया है और मैं यहाँ पर अफगानिस्तान और हांगकांग के हमले के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द सारे सैटेलाइट से जानकारी निकाल के दो। जैक इतना बोलते ही डंकन जैक से कहता कि हांगकांग में तो केवल गैस की पाइप फट गई थी जिसके कारण ये घटना हुई। ये सब बात तो नॉर्मल है, हमने टीवी पर देखा था। पर जैक उसे मना कर देता और कहता है कि ये कोई आम घटना नहीं है। इसके आगे हम नीचे मैक्स को देखते हैं जिसे चैंग का कॉल आता है। फोन पर चैंग मैक्स से कहता है कि जो भी हांगकांग में घटना हुई वो घटना नहीं बल्कि ये एक साजिश है। किसी ने डच बॉय की मदद से हांगकांग में गैस की पाइप लीक की थी और अफगानिस्तान में भी जो भी हमला हुआ है वो किसी ने डच बॉय की मदद से ही की है। और हाँ, मेरे सारे एक्सेस डच बॉय से ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो चैंग की बात सुनने के बाद मैक्स चैंग से कहता कि तुम्हें कैसे पता ये एक हादसा नहीं बल्कि एक हमला है। तो चैंग मैक्स को जवाब देते हुए कहता कि गैस एक्सप्लोजन के समय मैं वहीं पर था। चैंग के इतना बोलते ही मैक्स अपने डिवाइस से डच बॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया होता, जिससे मैक्स को भी सारी बात समझ में आ जाती है और चैंग से पूछता है कि हमें किसने ब्लॉक किया। तो मैक्स की बात सुनकर चैंग मैक्स से कहता है कि तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हें ब्लॉक कर दिया और अगर हमने जल्द ही फिर से डच बॉय से एक्सेस नहीं लिया तो पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफान आएगा जिसे हम रोक नहीं पाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम जल्द से जल्द डच बॉय से एक्सेस करो। तो चैंग की बात सुनकर मैक्स चैंग को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं जल्द से जल्द डच बॉय को फिर से एक्सेस कर लूंगा, तुम बस उन लोगों के बारे में पता लगाओ। चैंग को इतना कहकर मैक्स टीवी चालू करके हांगकांग के जैसा देखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि हांगकांग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। न्यूज को देखने के बाद वो सारा को देखता है जो अपनी यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए जा रही होती है। इधर हम चैंग को देखते हैं
जो अपने ऑफिस में बैठकर उन लोगों के बारे में पता कर रहा होता है। तभी चैंग को वहाँ पर कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है। आहट को सुनकर चैंग ऑफिस के कपबोर्ड में छिप जाता है। चैंग के छिपते ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और चैंग के डेस्क की तलाशी लेने लगते हैं और उसकी डेस्क से सारी फाइल्स लेकर चले आते हैं। इसके बाद हम ऊपर डच बॉय में देखते हैं, जहाँ पर जैक कंट्रोल रूम में जाकर सभी से अफगानिस्तान के सैटेलाइट को वापस डच बॉय में लाने के लिए कहता है और उसमें से सारे हार्ड ड्राइव्स को निकालने के लिए कहता है और एक एक करके हार्ड ड्राइव्स को चेक करने के लिए कहता है, ताकि हम जान सकें कि आखिर अफगानिस्तान में क्या हुआ। इसके बाद हम नीचे मैक्स को देखते हैं, जो डाना नाम की एक हैकर के पास जाता है। उसके पास जाने के बाद मैक्स डाना को सारी बात समझा देता है, जिसमें वो कहता है कि मेरे सारे कनेक्शन सैटेलाइट से हट चुके हैं, इसलिए तुम मेरे डिवाइस को चेक करके बताओ कि आखिर किसने हैक किया। मैक्स के इतना कहते ही डाना जल्दी से मैक्स के डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके पता लगाती है। कनेक्ट करने पर उसे पता चलता है कि मैक्स के डिवाइस को किसी ने ब्लॉक कर दिया। डाना ब्लॉक डिवाइस को अनब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे अनब्लॉक नहीं कर पाती और मैक्स को सारी बात बताती है कि तुम्हारे सिस्टम को किसी ने ब्लॉक कर दिया और मैं उसे अनब्लॉक नहीं कर सकती। तो डाना से इतनी जानकारी लेने के बाद वो डाना से सब बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ऊपर डच बॉय में जैक को देखते हैं, जिससे हैरिस का कॉल आता है। कॉल में हैरिस जैक को मिशन की सारी जानकारी मैक्स को रिपोर्ट करने के लिए कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। मैक्स को रिपोर्ट करने को सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और कॉल बंद करने लगता है। तभी मैक्स जैक से कहता है यहाँ नीचे बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो अभी हांगकांग में घटना हुई वो किसी ने करवाया है डच बॉय की मदद से, और मेरे सारे कनेक्शन सैटेलाइट से हट चुके हैं, इसलिए मैं अब यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अब जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है। तो मैक्स कितना कहते ही जैक मैक्स से कहता है मुझे लगा ही था कि जो हांगकांग में घटना हुई वो एक साजिश है, इसलिए तुम अब चिंता मत करो, मैं यहाँ सारे सैटेलाइट को अच्छी तरह से चेक करूंगा और मैं तुम्हें सारी जानकारी दे दूंगा। मैक्स से बात करने के बाद जैक सभी के साथ मिलकर हांगकांग सैटेलाइट को वापस से डच बॉय में लाने लगता है, पर वो जैसे ही सैटेलाइट को अंदर लाते हैं वैसे ही सैटेलाइट अनकंट्रोल हो जाता है और अपने आप वहाँ पर सारे लोगों पर हमला करने लगता है और हमला करते करते वो पूरी तरह से टूट जाता है। सैटेलाइट के पूरी तरह से टूटने के बाद सभी लोग उस सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए भेजते हैं, पर जब वो सैटेलाइट को रिपेयर सेंटर में देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सैटेलाइट पूरी तरह से जल चुकी है। अब इस सैटेलाइट के साथ जैक की उम्मीद भी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो सारी ड्राइव जल चुकी थी जो देश के गद्दारों को पकड़ सकती थी। जैक इन सब बातों को सोच ही रहा होता है, तभी रे सभी से कहता है कि सारी ड्राइव खत्म नहीं हुई अभी। कि जब मैं महमूद का वीडियो देख रहा था तभी मैंने वहाँ पर देखा था कि जो सारे ड्राइव स्पेस में चली गई थी उसमें से एक ड्राइव डच बॉय के तार में फंस गई थी और वो ड्राइव इस वक्त बाहर ही है। अगर एक बार वो ड्राइव हमारे हाथ लग गई तो हमारा काम बन जाएगा। इसके बाद हम नीचे चैंग को देखते हैं, जो मैक्स को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया, तुम बस मुझे कैंटीन में मिलो। तो चैंग इतना कहते ही मैक्स जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम ऊपर जैक को देखते हैं, जो फेसबिंडर के साथ स्पेस में बाहर ड्राइव लाने के लिए जाता है। बाहर जाने के बाद जैक ड्राइव को अच्छी तरह से पकड़ देता है और ड्राइव को लेकर आने लगता है, पर तभी लौटते समय जैक का सूट अपने आप अनकंट्रोल हो जाता है और जैक को स्पेस की ओर ले जाने लगता है, पर जैक किसी तरह अपने आप को संभालता है और डच बॉय में वापस आ जाता है। अंदर आने के बाद जैक फेसबिंडर को ड्राइव दिखाता है और कहता है सूट के अनकंट्रोल होने से पहले ही मैंने ड्राइव को निकाल लिया था। जैक के हाथों में ड्राइव देखकर फेसबिंडर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर बाकी के सभी लोग आते हैं और जैक से ड्राइव के बारे में पूछने लगते हैं। तभी जैक सभी लोगों को देखकर ड्राइव को छुपा लेता है और उन सबसे कहता है कि सूट का अनकंट्रोल होने के कारण ड्राइव मेरे हाथ से छूट गई और मैंने उसे खो दिया। ड्राइव की खो जाने की बात सुनकर सब दुखी हो जाते हैं, पर वो अब कर भी क्या सकते थे। इसके बाद हम जैक और फेसबिंडर को देखते जो अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर फेसबिंडर जैक से पूछती है कि तुमने उन लोगों को ड्राइव के बारे में क्यों नहीं बताया। तो फेसबिंडर की बात सुनकर जैक फेसबिंडर से कहता है कि तुमने अभी देखा नहीं कि किसी ने मुझे अभी जान से मारने की कोशिश की और वो उनमें से कोई भी हो सकता था जो गद्दार है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। फेसबिंडर को सारी बात समझाने के बाद जैक ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उससे सारी जानकारी निकालने लगता है, पर वो जानकारी निकालते समय देखता है कि किसी ने इस ड्राइव को ब्लॉक कर दिया। ड्राइव को ब्लॉक देखकर जैक समझ जाता है कि किसी ने उसकी बातों को सुन लिया होगा जब वो मैक्स से बात कर रहा होगा, इसलिए वो फेसबिंडर से पूछता है कि जब मैं मैक्स से बात कर रहा था तो वो कौन कौन लोग हैं जो हमारी बातों को देख सकते हैं। तो फेसबिंडर जैक से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वो वीडियो कॉल देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे मैक्स और सारा को देखते हैं, जो चैंग का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद वो देखते हैं कि चैंग रोड क्रॉस करने वाला है, और जब चैंग रोड क्रॉस करने वाला होता है तभी वहाँ पर वही आदमी होता है जिसने पहले चैंग के ऑफिस में तलाशी ली होती है, और वो इस समय चैंग को गाड़ी को धक्का दे देता है और धक्का देने के कारण चैंग जाकर गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं पर वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। चैंग को गाड़ी से टकराता हुआ देखकर मैक्स और सारा उसके पास जाने लगते हैं। चैंग के पास पहुंचने के बाद चैंग मैक्स को प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में बताता है। इतना कहने के बाद वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। चैंग के दम तोड़ते ही सारा उस आदमी का पीछा करने लगती है जिसने चैंग को धक्का दिया होता है, पर वो आदमी वहां से भाग जाता है और सारा का हाथ नहीं आता। इधर हम मैक्स को देखते हैं, जिससे एक आदमी कहता है कि जैक तुमसे बात करना चाहता है। तो जैक की बात सुनकर मैक्स जैक से बात करने के लिए चला आता है। जैक से बात करने पर जैक मैक्स से अपनी बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उससे एक सीक्रेट रूप से एक कहानी सुनाता है, और उसी कहानी के बीच में वो अपना उसे एक मैसेज समझाता है। जैक के इस तरह की कहानी को सुनकर मैक्स समझ जाता है कि जैक इस कहानी के मदद से उसने उसे एक सीक्रेट मैसेज दिया है ताकि ये मैसेज उसके अलावा कोई और न समझ सके। जैक से मैसेज लेने के बाद मैक्स डना के पास जाता है और उसे जैक के मैसेज के बारे में बताने लगता है। मैसेज को सुनकर पहले तो डना मना करता
देती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैक्स की जिद करने पर डायना मान जाती है और मैक्स की मदद से कहानी को सॉल्व कर लेती है। कहानी को समझने के बाद उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट में कोई तो गद्दार है जिसने ये सब किया है, हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। मैसेज को समझते ही मैक्स डायना से कहता है, क्या तुम मेरे डिवाइस को अनब्लॉक कर सकती हो? तो डायना मैक्स से कहती है कि मैं अनब्लॉक तो कर सकती हूँ, पर एक दिक्कत है, इस डिवाइस को अनब्लॉक करने के लिए मुझे व्हाइट हाउस से कुछ फाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो मैक्स डायना की बात सुनकर उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करें। तभी डायना मैक्स से कहती है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मंगेतर सारा व्हाइट हाउस में है ना, वो हमें फाइल ला कर देगी। इसके आगे हम सारा को देखते हैं जहाँ पर वो अपने घर में जाती है। तभी उसे अपने घर में किसी को होने का एहसास होता है, इसलिए वो अपने घर को लेकर घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद उसे एक लड़की मिलती है। लड़के को देखकर वो उस पर गन तान देती है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और सारा से अपनी बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है और शांति से बैठकर सारा को सारी बात समझा देता है और डायना यहाँ पर क्यों आई है ये भी उसे समझाता है और सारा को व्हाइट हाउस से फाइल चुराने के लिए कहता है। तो सारी बात समझने के बाद सारा व्हाइट हाउस से फाइल चुराने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम ऊपर डच बॉय में देखते हैं जहाँ जैक हस्बैंडर के साथ मिलकर सारे कैमरों को जलाने के लिए जाता है ताकि कोई भी उस पर नजर न रख सके। रूम में पहुंचने के बाद सारे कैमरे जलाने से पहले वो एक बार कैमरा को चेक करने लगता है। कैमरा चेक करने पर वो इंजीनियर जो स्पेस में गया था वो आखिरी बार मरने से पहले अफगानिस्तान के सैटेलाइट में कुछ निकाल कर अपने लॉकर में रख रहा होता है। लॉकर में रखता हुआ देखकर जैक और फैसबिंडर उस इंजीनियर के लॉकर के पास जाते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं। तलाशी में वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लॉकर में कुछ न देखकर जैक सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो चीज लॉकर से गई कहाँ। जैक ये सब बातें सोच ही रहा होता। तभी वहाँ पर रे जैक और फैसबिंडर को गन पॉइंट पर करके जैक से पूछने लगता है, आखिर तुम इस लॉकर से तलाशी क्यों ले रहे हो? तो रे ऐसा पूछते ही जैक रे से बोलता है कि महमूद मरने से पहले अफगानिस्तान के सैटेलाइट से कुछ निकाला था और फिर उसे अपने लॉकर में रखा था, उसके बाद उसे यहाँ से किसी ने मार दिया। तो जैक कितना कहते ही रे जैक से कहता है, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? वो मैं भी तो हो सकता हूँ जिसने महमूद की जान ली है। तो रे इस तरह के सवाल पर जैक रे से कहता है कि अगर वो आदमी तुम होते तो अब तक तुम हमें मार चुके होते, तुम वो नहीं हो। जैक के इस तरह के जवाब को सुनकर रे अपनी गन को नीचे कर लेता है और जैक से कहता है कि जब महमूद यहाँ पर आया था तो मैं यहीं पर था और महमूद के मरने के बाद मुझे शक हो गया कि जिसने भी महमूद की जान ली है वो यहाँ पर इस लॉकर से कुछ निकालने जरूर आएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ से दूसरे लॉकर में रख दिया। तो रे इतना सुनते ही जैक रे के पीछे जाकर उसके बताए गए लॉकर से उस डिवाइस को निकाल लेता है। डिवाइस को निकालने के बाद जैक उस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद जैक को पता चलता है महमूद ने जो अफगानिस्तान के सैटेलाइट से जो जानकारी निकाली होती है वो एक वायरस है जिसे सैटेलाइट में डालकर पूरे डच बॉय को वो कंट्रोल कर रहा था। तो सारे मामले को समझने के बाद जैक समझ जाता कि महमूद की इसके बारे में पता चल गया होगा, इसलिए किसी ने महमूद की जान ले ली और रैप बॉय डच बॉय को हथियार बनाकर कुछ बड़ा करने के इरादे में। इसके बाद हम नीचे सारा को देखते हैं, फाइल को चुराने आई होती है। फाइल को चुराने के बाद वो फाइल को मैक्स को दे देती है। फाइल को देखने के बाद डायना उस फाइल से आईडी और पासवर्ड निकाल कर चैंग के बताए गए प्रोजेक्ट जूस के बारे में पता करने लगती है। प्रोजेक्ट के पास चलते ही डायना मैक्स को समझाती है कि सारे सैटेलाइट को हैक करके कोई धरती पर आंधी और तूफान लाना चाहता है जो पूरी धरती को खत्म कर देगा। तो इतनी जानकारी पता चलते ही मैक्स जैक से बात करने पहुंच जाता है जहाँ पर वो जैक को प्रोजेक्ट जूस के बारे में बताता है। तो मैक्स कितना कहते ही जैक मैक्स से कहता है कि मुझे भी पता चला कि कोई पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है और वो भी डच बॉय की मदद से, उसमें वायरस डालकर, और अब वो इस वायरस की मदद से सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो मैक्स जैक से कहता है इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। तो जिस पर जैक मैक्स से कहता है इसका उपाय तो है पर इसके लिए हमें डच बॉय को कुछ समय के लिए बंद करना होगा और इसके लिए हमें किल कोड्स की जरूरत है जो प्रेसिडेंट के पास है और मुझे लगता है इन सब के पीछे प्रेसिडेंट है क्योंकि किल कोड्स उन्हीं के पास रहता है, इसलिए तुम चौकन्ना रहना और सावधानी से किल कोड्स को लाना। तो जैक को आशा दिलाते हुए मैक्स जैक से कहता है कि तुम बस ऊपर संभालो, मैं नीचे प्रेसिडेंट से किल कोड लेकर आता हूँ। इसके आगे जैक से बात करने के बाद मैक्स सारा के पास जाता है और उससे अपने और जैक के बीच में हुई बात के बारे में बताता है। तो जैक की सारी बात समझने के बाद सारा मैक्स से कहती है प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए नहाने के लिए जाता है, तुम उस समय किल कोड्स को ले सकते हो। तो मैक्स सारा की बात समझ आता है और उसके नहाने तक इंतजार करने लगता है। तो मैक्स सारा की बात समझ आता है। इधर हम ऊपर जैक को देखते हैं। इसे अपने रूम में जाने के बाद पता चलता है कि हमारे धीरे धीरे करके एक एक सैटेलाइट खराब होते जा रहे हैं और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इधर हम नीचे धरती को देखते हैं जहाँ पर अचानक नेचर पृथ्वी को खत्म करना शुरू कर देती है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के साथ जाने के लिए उसे बहाना बनाने लगता है कि मेरे पिता आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैक्स की बात सुनकर प्रेसिडेंट मैक्स को अपने साथ आने के लिए कहता है। इसके आगे हम ऊपर डच बॉय में जैक को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में बैठकर सैटेलाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर धीरे धीरे करके सभी के सभी सैटेलाइट से जैक का कंट्रोल छूट जाता है। सभी सैटेलाइट से कंट्रोल छूटने के बाद जैक सभी सैटेलाइट के बदले उसके जगह पर नए सैटेलाइट को भेजता है और उसका प्लान काम कर जाता है। पुराने सैटेलाइट के हटते ही नए सैटेलाइट को जैक कंट्रोल कर लेता है, पर केवल कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ समय के बाद वहाँ पर जैक देखता है तो उसका कंट्रोल फिर से सैटेलाइट से हट चुका है। और इधर अब नीचे अब धरती पर तबाही का समय शुरू हो चुका होता है। साथ में वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है जो कुछ ही समय में डच बॉय को खत्म कर देगा। डच बॉय की ऐसी हालत देखकर फैसबिंडर डंकन के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वही एक आदमी है जो डच बॉय की इस तबाही को रोक सकता है। तो फैसबिंडर के इतना कहते ही जैक डंकन को खोजने लगता है पर डंकन उसे कहीं पर नहीं मिलता। तो डंकन को वहाँ न देखकर जैक समझ जाता है कि यहाँ ऊपर जो भी कुछ
हो रहा है वो सब डंकन ने किया। इधर हम नीचे मैक्स को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि धरती को तबाह करने के लिए समय शुरू हो चुका। तबाही के इस तरह के मंजर को देखकर मैक्स चिंता में पड़ जाता। तभी वहाँ पर हैरिस आता और मैक्स को चिंता में देखकर उससे चिंता के कारण पूछने लगता। तो हैरिस के इस तरह पूछने पर मैक्स हैरिस को कुछ भी नहीं बताता और बात को टाल देता। तभी हैरिस मैक्स से कहता कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मैक्स कि तुम्हारे पिता प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं, पर वो तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मैक्स कि तुम भूल गए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम हमारे साथ यहाँ पर किस मकसद से आए हो। तो हैरिस के इस तरह से पूछने पर मैक्स सारी कहानी हैरिस को बता देता और उससे कहता कि हमें प्रेसिडेंट के किल कोर्स की जरूरत है, इसलिए हमें उनसे किल कोर्स लेना होगा और वो भी उन्हें बिना बताए। जिस पर हैरिस मैक्स को मना कर देता और कहता है कि हम प्रेसिडेंट से किल कोर्स नहीं ले सकते क्योंकि प्रेसिडेंट खुद ही किल कोर्स है। हमें प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करना होगा, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर जैक डंकन के पास जाता है और उससे मारने लगता और उससे मारते मारते उससे वायरस को स्टेरॉइड से निकालने के लिए कहता है। पर डंकन किसी भी तरह जैक को अपनी बातें मुलझाकर डेस्क के नीचे से गन निकाल देता है और जैक को गन पॉइंट पर कर लेता है। गन पॉइंट पर होते ही जैक डंकन से कहता है कि तुमने आखिर ये सब किस लिए किया और अगर धरती खत्म हो जाएगी तो तुम कहाँ रहोगे। तो जिस पर जैक का जवाब देते हुए डंकन जैक से कहता कि तुम तो जानते हो जैक कि हम लोगों को कितना कम पैसा मिलता है, इसलिए थोड़े पैसा कमाने के लिए ये काम मैंने किया और तुम चिंता मत करो, हम पूरी धरती को तबाह नहीं करेंगे, हम बस कुछ ही जगह को तबाह करेंगे। डंकन अपनी कहानी इस तरह बता ही रहा होता तभी इसी का फायदा उठाकर जैक डंकन से लड़ाई करने लगता और इसी लड़ाई के बीच दो गोली शीशे पर लग जाती है। गोली लगते ही शीशा टूट जाता है। शीशे को टूटता हुआ देखकर जैक वहाँ से भाग जाता और उसके निकलते ही दरवाजा बंद हो जाता और डंकन अंदर ही फंस जाता। दरवाजे के बंद होते ही शीशा टूट जाता। डंकन के कुछ करने से पहले ही वो स्पेस में चला जाता। इसके बाद हम नीचे मैक्स और हैरिस को देखते हैं जो प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हैरिस मैक्स से कहता है कि तुम रूम के अंदर जाओ, प्रेसिडेंट वहीं पर आकर तुमसे मिलेंगे। हैरिस के इतना कहते ही मैक्स रूम के अंदर जाने लगता। तभी मैक्स पर हैरिस हमला कर देता और उसे मारने की कोशिश करने लगता, पर मैक्स वहाँ से बचकर भाग जाता और वहाँ से भागकर सारा के पास जाता और उससे कहता है कि प्रेसिडेंट इन सब के पीछे नहीं है बल्कि हैरिस इन सब के पीछे है और उसने अभी मुझे मारने की कोशिश की। तो सारा पूछती है कि अब क्या करना है। तो मैक्स सारा से कहता है कि अब हमें प्रेसिडेंट को ही उठाना होगा। प्लान समझने के बाद सारा प्रेसिडेंट को किडनैप करने के लिए निकल जाती है। इधर हम हैरिस को देखते हैं जो अपने आदमियों के पास जाता और उनसे कहता है कि मैक्स हमारे हाथों से बच गया और हमारे प्लान के बारे में जान गया, इसलिए तुम लोग प्रेसिडेंट को यहाँ से निकलने मत देना। गार्ड्स को ऑर्डर देने के बाद हैरिस वहाँ से निकल जाता है। इधर हम ऊपर स्पेस में देखते हैं जहाँ पर फेसबिंडर सभी लोगों को स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर वहाँ से निकाल रही होती है। तभी वो देखती है कि जैक वहीं पर रुका हुआ। तो जैक को रुका हुआ देखकर फेसबिंडर उसके पास जाती है और उसे स्पेस क्राफ्ट में बैठने के लिए कहती है और जैक फेसबिंडर को मना कर देता और कहता है कि जब मेरा भाई किल कोर्स लेकर आएगा तो कोर्स को हमें मैनुअली ही डालना होगा और वो मेरे सिवा किसी पर भरोसा भी नहीं करेगा, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर देख लूंगा। इसके आगे हम सारा को देखते हैं जो हॉल में जाकर गन फायर करती है और सबसे झूठ कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग घुस आए हैं और वो हम पर हमला कर रहे हैं। आगे सबको अलर्ट करने के बाद सारा प्रेसिडेंट और उसके एक गार्ड के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते समय सारा उस गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है और प्रेसिडेंट को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद सारा प्रेसिडेंट को मैक्स को दे देती है। मैक्स को इस तरह किडनैप करता हुआ देखकर प्रेसिडेंट मैक्स से पूछने लगता कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो जिस पर मैक्स प्रेसिडेंट को गाड़ी में बैठने के लिए कहता और वो बाकी की सारी बात गाड़ी में बैठकर बताने के लिए कहता। तो प्रेसिडेंट मैक्स की बात मानकर गाड़ी में बैठ जाता। प्रेसिडेंट के गाड़ी में बैठते ही सारा गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर रास्ते में जाते समय हैरिस के आदमी सारा पर फायर करने लगता है और सारा उन्हें ठोकर मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। सारा के निकलते ही हैरिस के गार्ड हैरिस को कॉल करके बता देते हैं कि सारा प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। तो गार्ड्स की बात सुनकर हैरिस अपने गार्ड से कहता है कि तुम प्रेसिडेंट का पीछे करो और उसे वहाँ से निकलने मत देना। ऊपर स्पेस में बैठे हमारे आदमी ने अपना काम कर दिया, तुम बस अपना काम करो। तो गार्ड हैरिस की बात मान जाते हैं और सारा का पीछे करने लगता है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो प्रेसिडेंट को सारी बात समझा देता। सारी बात समझने के बाद प्रेसिडेंट किल कोर्स देने के लिए तैयार हो जाता और हैरिस की सारी सच्चाई जान जाता। इधर हम सारा के पीछे हैरिस के गार्ड को देखते हैं जो लगातार सारा पर हमला कर रहे होते हैं। हमले को देखते हुए सारा उल्टा उस पर ही हमला करने लगती है और उन्हें मार देती है। हैरिस के गार्ड को मारने के बाद सारा बांस से आगे निकल जाती है। इधर हम हैरिस को देखते हैं जो प्रेसिडेंट का लोकेशन ट्रैक कर रहा होता और प्रेसिडेंट से आगे निकलने के बाद वो उनके आने का इंतजार करने लगता है और उनके आते ही हैरिस उन पर हमला करके गाड़ी को तबाह कर देता। गाड़ी को तबाह करने के बाद वो खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरे प्रेसिडेंट बनने के रास्ते में कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ पर मैक्स सभी के साथ आ जाता और हैरिस को गन पॉइंट पर कर लेता। गन पॉइंट पर करने प्रेसिडेंट हैरिस को कानून के हवाले कर देता और इसके बाद वो मैक्स के साथ मिलकर जैक से वीडियो कॉल पर जाता। वीडियो कॉल में प्रेसिडेंट को मैक्स के साथ देखकर जैक मैक्स से पूछने लगता कि तुमने प्रेसिडेंट को यहाँ पर क्यों लाया। तभी मैक्स जैक से कहता कि हमारी गलती थी जो हमने प्रेसिडेंट को अपराधी समझा, असल में इन सब के पीछे हैरिस था जो ये सब कर रहा था। सब कुछ समझने के बाद जैक प्रेसिडेंट से माफी मांगता। इधर प्रेसिडेंट जो अपना किल कोर्स दे रहा होता वो किल कोर्स देने के बाद जैक से अपना बलिदान देने के लिए उसका आभार प्रकट करता। तभी प्रेसिडेंट को इस तरह से कहता हुआ देखकर मैक्स जैक से पूछता है इसका मतलब क्या है जो प्रेसिडेंट ने कहा। तो जिस पर जैक मैक्स को समझाता है कि किल कोर्स सिर्फ धरती पर होने वाली तबाही को रोक सकता है पर डचबॉय को तबाह होने से नहीं रोक सकता। तो जैक के इस तरह के जवाब को सुनकर मैक्स भावुक हो जाता है और उससे बात करने लगता है। बात करते समय जैक मैक्स से अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहता। तभी उसे डच बॉय का वार्निंग अलार्म सुनाई देता। तो अलार्म की
आवाज सुनकर जैक वहाँ से चला जाता है और सभी सैटेलाइट को बंद करने लगता है। पर वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है उसका पासवर्ड गलत निकलता है, जिससे दरवाजा नहीं खोलता। दरवाजे को खोलता हुआ न देखकर जैक दुखी हो जाता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी उसे फैसबिंडर की आवाज सुनाई देती है। जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ये आवाज फैसबिंडर ने उसे दी है। जैक के पास आते ही फैसबिंडर जल्दी से एंट्री गेट खोल देती है और जैक के साथ कंट्रोल रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो जल्दी से धरती पर हो रही तबाही को रोक देते हैं। तबाही के रुकते ही सब शांत हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। धरती पर सब कुछ नॉर्मल होता हुआ देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें एक बात से बहुत तकलीफ होने लगती है कि जैक अब हमारे बीच नहीं रहेगा। उसने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इधर हम ऊपर डच बॉय को देखते हैं जो धीरे धीरे करके तबाह हो रहा होता है। जैक भी वहाँ पर अपनी अंतिम सांसें गिनने लगता है। तभी उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है। स्पेसशिप को देखकर जैक को बचने की एक आशा दिखाई देती है, इसलिए वो फैसबिंडर के साथ स्पेसशिप में चला जाता है। स्पेसशिप में जाने के बाद वो स्पेसशिप को डच बॉय से कहीं दूर लेकर चला जाता है और स्पेसशिप में वो दोनों इसी के बचाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर हम नीचे मैक्स को देखते हैं जिससे एक साइंटिस्ट कहता है कि आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में चमकते हुए चीज को देखकर सब खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो जैक ही है जो धरती की तरफ आ रहा है। इधर हम ऊपर जैक को देखते हैं जो आशा कर रहा होता है कि कोई उसे बचाने आ जाएगा। तभी उसका स्पेसशिप हिलने लगता है। स्पेसशिप को हिलता हुआ देखकर जैक शीशे से बाहर दिखता है। बाहर देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसका ही एक साथी वो उसे बचाने के लिए आया है। जैक के पास जाकर उसका साथी अपने स्पेसशिप में खींच लेता है और उसे अपने साथ लेकर नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपना प्यार जाहिर करते हैं। जिसके आगे हमें मूवी के अंत में हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स, जैक और हैना होते हैं और वो फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी मैक्स जैक से पूछता है कि तुम फिर से डच बॉय बनाने कब जा रहे हो? तो जैक मैक्स से कहता है कि अगले हफ्ते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।